हाय ऑल, प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। वी वुड बी डिस्कसिंग द पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच माइट कम इन योर ईपीएफओ एग्जामिनेशन and civil services prelims examination and various other examination. So let's begin with the first question. The first question is, which of the following could be possible reason for richness in species diversity? Number 1, confluence of different biogeographic zone. Number 2, high precipitation level. Third, complete absence of exotic species. See, if you see the question, you can find that this questions cover almost the various dimensions of biodiversity. ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ना समझिए, ठीक है, आप देखिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझाते हैं आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। उसी तरह से सिर्फ जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी मेहनत करनी होगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने होंगे, तो आप सेम जो मेरा तरीका है उसे वहां पे डाल सकते हैं एंड यू विल सी यू आर गोइंग टू परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट यू आर परफॉर्मिंग करंटली। ठीक है, क्या पूछा है? पॉसिबल रीजन, ठीक है, और रिचनेस इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो उसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिक जोन। आप लोग जानते ही हो कि इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज व्हेन देयर इज मर्जिंग ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम, तो सेम थिंग कैन बी अप्लाइड इन ए लार्जर बायोजियोग्राफिक जोन, राइट? इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है इन टर्म्स ऑफ इवन वाइल्ड लाइफ? इंडिया इज ओनली प्लेस ऑन अर्थ जहां पे आपको लायन और टाइगर दोनों मिलता है। यू माइट बी सरप्राइज्ड, इन एंटायर अफ्रीका देयर इज नो टाइगर। ठीक है, इंडिया हैज गॉट स्नो लेपर्ड, बाहर से अभी अफ्रीकन चीता आया है, तो 5 बिग टाइगर तो है हमारे पास, जो 5 बिग कैट तो है हमारे पास, तो हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो उसका रीजन क्या है? डिफरेंट बायोजियोग्राफिक जोन्स। ठीक है, हाई प्रेसिपिटेशन लेवल। अगर आप बायोडाइवर्सिटी का एनसीईआरटी का क्लास 12 का इकोलॉजी वाला यूनिट पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है जो ट्रॉपिक्स में कंट्री है ना, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसका रीजन है हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड हाई लेवल ऑफ सनलाइट। ठीक है, दोनों होना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? टेम्परेचर, वाटर। ठीक है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। नहीं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज से थोड़ी ना बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम है। बहुत सारे एक्सोटिक स्पीसीज हैं जो इन्वेसिव नहीं होते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज एक्सोटिक जरूर होता है, ठीक है, पर एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेसिव हो जाए वो उसका भी चांस थोड़ा बहुत होता है कि वो इन्वेसिव ना हो। तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज को बायोडाइवर्सिटी रिचनेस का जो रीजन है ना उसके ऊपर मत रखिए। ठीक है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन, ओनली वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन 2 इज रॉन्ग, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। अब यूपीएससी आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि इस फॉर्मेट में आप कैसे आंसर करेंगे। आप में से बहुत कोई होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स ईपीएफओ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फ्रेशर्स से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 5 साल की परियोजना में ना घुसें कि 5 साल में एग्जाम निकालना है। अगर इस ऑब्जेक्टिविटी को आज आप पकड़ लेंगे तो ये एग्जाम 1 साल में निकल सकता है, कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप 1 साल दोगे तो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ना, ये किसके प्रोविजन के अंतर्गत बना था? It was made as per Biological Diversity Act 2002. This act came into picture because of United Nations Convention on Biological Diversity 1992. उसी को इफेक्ट में लाने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना 2002 में। ठीक है, इट रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग because of those traditional knowledge and biological resource. Yes, it does. ठीक है, it provides technical support to research on genetically modified crops. गलत, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, ये काम किसका है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी
अप्रूवल भी देता है फॉर फील्ड ट्रायल, ठीक है, और फाइनल जो होता है ना वो कॉल होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये टेक्निकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा पर ये देता है टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन। नंबर 1, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 हैज बीन इनेक्टेड एज पर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट comes under which right? It comes under the ambit of fundamental right article 21, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखिए आपको ईपीएफओ में पूछ सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कहां कहां है, तो एक बार याद कर लेते हैं हम लोग फिर से। न्यू दिल्ली, भोपाल, ठीक है, चेन्नई, पुणे, ठीक। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं, ऑलरेडी आई हैव मेंशन इन सो मेनी वीडियोस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताएं, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, जो भी जजमेंट रीड आउट करता है उसका बेसिक रहता है नेचुरल जस्टिस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहां पर अगर कोई भी केस आता है तो टाइम फ्रेम होता है 6 मंथ का, विद इन 6 मंथ ये केस का निपटारा करता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज एन ऑनगोइंग फिनोमेना, ट्रीज हैव नॉट बीन एबल टू रिप्लेस द सोलर ग्रासेस ऑफ नीलगिरी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस, ठीक है। जो सोलर ग्रासलैंड है नीलगिरी में वो कैसा है, वो है ग्रासेस होते हैं, ठीक है, और बीच बीच में ट्रीज होते हैं, ठीक है, एंड देन ग्रासेस, ठीक है। और नेचुरल फिनोमेना क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या है कि ग्रासेस के बाद ट्री आएंगे, तो उसको लिमिट क्या कर रहा है कि ट्रीज आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फाइनल ग्रासेस के बाद कैनोपी का लेयर नहीं फॉर्म हो पा रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन नॉट फॉलोइंग दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्रेजेंस ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, देखिए सोलर ग्रासलैंड हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, बट ये सही जवाब नहीं है यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में। लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट, देखिए सोलर ग्रासलैंड आपका ऑलरेडी ट्रॉपिक्स के नीचे है, इक्वेटर के पास है, तो सनलाइट की कमी तो नहीं है, ठीक है। इनसफिशिएंट रेनफॉल, हाँ इनसफिशिएंट रेनफॉल है क्योंकि जो मॉनसून आती है उसके लीवर्ड साइड पर है, ठीक है, रेन शैडो एरिया में है, तो यही सही जवाब है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी नहीं। यहां पर जो सही जवाब है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है फ्रॉम ग्रासेस टू ट्री कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसका रीजन है इनसफिशिएंट रेनफॉल। एक बार यूपीएससी ने इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा है, इस फॉर्मेट में नहीं डिफरेंट फॉर्मेट में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी मार्च 2023 में आया है, एकदम नया प्रोग्राम है, ठीक है, मिशन है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से कौन इसका कंपोनेंट नहीं है, बायोमास मल्चिंग है, यूज ऑफ ऑन फार्म देसी काउडंग यूरिन है। देखिए हमारे यहां जो देसी काउ है ना वो आपको A2 विटामिन वाली मिल्क देती है, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए सही होता है, जो जिनको भी मिल्क से रिएक्शन होता है वो देसी वैरायटी ऑफ काउ की जो मिल्क है उसे पिए, उनको कोई इश्यू नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ये कहा जाता है कि इनकी जो वैरायटी है उसके मिल्क में एंटी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, मतलब कैंसर के अगेंस्ट काम करने वाले सब्सटेंस है, तो ये तो मिल्क का हुआ। दूसरा इनके जो डंग होते हैं ना उनका भी काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल वैल्यू है, बिकॉज दे डोंट ईट द फीड्स विच आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू देम, दे ईट एवरीथिंग विच इज नेचुरली अवेलेबल टू देम, तो उनके पेट में जाकर के वो डिकम्पोज होता है एंड इट कम्स आउट एज डंग, एंड दिस डंग व्हेन डिकम्पोजेज हैज हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू, ठीक है, तो ये सही है। यूरिन का भी इनका फॉर्मुलेशन है, हम लोग ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो जीव मित्र बनता है, ठीक है, वो इसी से बनता है, ठीक है, मेन कॉन्स्टेंट यही है जीव मित्रा, ठीक है। मैनेजिंग पेस्ट थ्रू डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, देखिए कभी कभी क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं तो उसमें पेस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कीड़े बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, क्यों, बिकॉज दोज पेस्ट आर थ्राइविंग ऑन दोज क्रॉप्स, दे आर गेटिंग फूड आउट ऑफ दोज क्रॉप्स, बट इफ वी डाइवर्सिफाई द क्रॉप्स द पेस्ट वोंट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि उनको वो फूड नहीं मिलेगा, राइट, तो ये भी सही है।
देखिए नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग डिपेंड कर रहा है बिहेवियरल पैटर्न ऑफ फार्मर्स, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये चारों इसके कंपोनेंट हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव 3 है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पीआईबी पे जाएं, इसके तीनों ऑब्जेक्टिव को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में डालें। आई एम श्योर इसके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट जो थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव है ना, वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का विजन स्टेटमेंट है 2022 टू 2031 का, 10 ईयर्स का, ठीक है। दैट इज द रीजन इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। किस ऑर्गेनाइजेशन का? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉट ए कंपोनेंट, आंसर इज नन। दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Moving to question number 6, what is E-flow? See, the moment you see E-flow, या तो environment दिखता है या फिर इंटरनेट दिखता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में लिखा हुआ है environmental flow of the river, latency of internet services, capacity of data transmission of an optical fiber, none. See, the answer is environmental flow of river. अब इसको समझना होगा। देखिए E-flow जो है ना, एक कांस्टेंट है आपके नमामि गंगा का, ठीक है। नमामि गंगा में क्या है? अविरल धारा। अविरल धारा का मतलब क्या है? फंक्शनल फ्लो होते रहना चाहिए रिवर का। क्यों फंक्शनल फ्लो होते रहना चाहिए रिवर का? जितनी भी लंबी नदियां हैं उनको जीवन दायिनी कहा गया है। क्यों? वेरियस रीजंस हैं, पर इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूं। पानी की एक तासीर होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, पानी खुद को सेल्फ प्यूरिफाई कर लेता है अगर वो 40 किलोमीटर तक खुद दौड़ जाए, मतलब फ्लो कर जाए। तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होते हैं वो डिसॉल्व करते हैं, एंड ऑक्सीजन इज द प्यूरिफायर, ठीक है। तो उसकी जो केमिकल कांस्टेंट होती है उसको डिकम्पोज कर देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर दोज रिएक्शन। सो सेल्फ प्यूरिफाइंग के लिए इकोलॉजिकल फ्लो होना जरूरी है। अब इकोलॉजिकल फ्लो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है मौसम कौन सा चल रहा है। इफ इट इज मॉनसून, ठीक है, तो इसमें इकोलॉजिकल फ्लो ऑफ रिवर अलग रहेगा। इफ इट इज लीन सीजन अलग रहेगा। पोस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर अलग रहेगा, ठीक है। इन सब के फ्लो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? डिपेंडेबल ईयर, ये एक टर्म है, ठीक है। उस समय जो एवरेज वाटर फ्लो रहा है रिवर का या उसकी कैपेसिटी रही है, उसके 90% वैल्यू को लिया जाता है और फिर उस वैल्यू के सर्टेन परसेंटेज को इकोलॉजिकल फ्लो में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुबनश्री और ब्रह्मपुत्रा में बता रहे थे 30%, 20%, 25%, ठीक है। ये डिफर करता है और इसका जो फ्लो का कांस्टेंट आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो होती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, वो तय करती है, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीज्ड निश डेवलपमेंट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चेक करता है कि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। निश क्या होता है? किसी भी हैबिटेट में जो एक्सेप्शनल फंक्शनल रोल कोई ऑर्गेनिज्म प्ले करता है या स्पीसीज प्ले करती है तो उसको निश एरिया कहते हैं। वो उसका निश है, सिर्फ वही प्ले कर सकता है वो रोल। अगर उसको हटाया जाए तो वो फंक्शनल रोल खत्म हो जाएगा एंड इट विल लीड टू कोलैप्स टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। इंक्रीज निश डेवलपमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। यस, देखिए जैसे जैसे आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, आपकी क्या होती है, बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, प्रोडक्टिविटी बड़ी होती जाती है। तो जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट रोल प्ले करना शुरू करेंगे, क्योंकि टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गया, इकोसिस्टम बढ़ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए सबका अपना अपना इंडिविजुअल रोल होना चाहिए, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। नंबर 2, एन आउटकम ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2, ठीक है। ये आपका एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोसिस्टम, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, H1, H2, H3, ठीक है। जैसे जैसे इकोसिस्टम बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे हैबिटेट्स बड़े होते जाएंगे। इकोसिस्टम बड़ा होने का मतलब क्या है? टोटल जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो बायोमास का, और जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो रही है, तो हैबिटेट भी तो बड़े होते जाएंगे ना। तो हर हैबिटेट को में एक स्पीसीज रहेगा जो एक फंक्शनल रोल प्ले कर रहा होगा,
ठीक है, और वो फंक्शनल रोल अगर सिर्फ वही प्ले कर रहा है तो क्या वो निश स्पीसीज है, ठीक है। तो निश डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है? हो रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? पहले आपका बेयर रॉक्स होते हैं, उसके बाद ग्रासेस होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल में क्या होता है? पूरा कैनोपी वाला फॉरेस्ट होता है, क्लाइमेक्स स्पीसीज, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू अलूवियल सॉइल? ठीक है, दे कैन बी इजिली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज। जो खादर और भांगर है वो ओल्ड अलूवियल फ्लड प्लेन और न्यू अलूवियल फ्लड प्लेन इसी की तो बात कर रहा है, ठीक है। खादर क्या है? न्यू अलूवियल फ्लड प्लेन है, तो एज के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन हुआ है ना। दे हैव इनएडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास एंड फॉस्फेरिक एसिड। अरे भाई यही तो है उसमें थोड़ा बहुत, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। दे हैव एडिक्वेट, इनएडिक्वेट यहां पे लिखा हुआ है, सफिशिएंट पोटास एंड फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। नाइट्रोजन की घोर कमी है, ठीक है। इट कंटेन्स वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले, राइट। उसी के ऊपर तो अलूवियल का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। लूमी सॉइल, ठीक है। नन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सैंड अगर ज्यादा है तो सैंडी हो गया, ठीक है। सिल्ट अगर ज्यादा है तो सिल्टी हो गया। अगर तीनों का प्रोपोर्शन बराबर है तो लूमी हो गया, ठीक है। क्ले कहां ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा डेल्टाइक रीजन में क्ले ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चिरू एंटीलोप। सी, ये यूपीएससी ने आपको 2012 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, कंपेयर किया था एंटीलोप चिरू को और दूसरे एक एंटीलोप को कंपेयर किया था जो आपके यूएई में मिलते हैं, ठीक है, एंटलर्स के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? इट्स अंडर फर इज यूज फॉर मेकिंग फेमस सातूश शॉल्स, ठीक है। देखिए चिरू के ऊपर है ना 2018-19 में पार्लियामेंट में काफी बहस हुआ था। व्हाट वाज द रीजन? द पार्लियामेंट्री कमिटी सजेस्टेड दैट चिरू शुड बी रियर्ड इन कैप्टिविटी, ठीक है। इसके रियरिंग की बात की थी उन्होंने, रियरिंग इन कैप्टिविटी, ठीक है, इन कैप्टिविटी। कहां पे हो रहा है ये हो रहा है चाइना और मंगोलिया में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ना रिजेक्ट किया था, बोला था ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इससे शातूस बनता है। शातूश का मतलब क्या होता है? शाह तूश, शाह का मतलब होता है किंग, तूश का मतलब होता है उल, किंग ऑफ उल्स, ठीक है। ये पर्शियन वर्ड है। तो वो शातूश मिलता कहां से? अंडर फर से मिलता है, ठीक है। उसके लिए इन्हें मारना पड़ता है, ठीक है। अगर हम कैप्टिव ब्रीडिंग करेंगे और जब उसका सर्टेन एज होगा उसको मारने ले जाएंगे तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो वाइल्ड में चिरू है उसकी पोचिंग या हंटिंग नहीं होगी? हो सकता है ना, कर लेंगे और बोलेंगे ये कैप्टिव ब्रीडिंग वाला है। हाउ कैन वी वेरीफाई आफ्टर इट हैज डाइड, ठीक है। इट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, ये गलत है। ये तो आपके लद्दाख, हिमालय प्लेटू में पाया जाता है। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ इट हैज बीन स्टार्टेड ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है, इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं। सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट, ओनली वन। देखिए जो आपके चिरू थे ना, इसके साथ एक ट्राइब भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस ट्राइब का नाम है चांगपा। यूपीएससी 2014 या 15 में उसके बारे में पूछा है। और इससे मिलता जुलता कल्चरली, ठीक है, एक और ट्राइब है, उसका नाम है मोनपा। और ये कहां है मोनपा? तवांग एरिया में है। तवांग कहां है? अरुणाचल। देखिए डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, काफी है, अरुणाचल प्रदेश में। और तवांग न्यूज में भी रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री है, ठीक है। सो दीज आर एडेड इंफॉर्मेशन। चांगपास आर ऑल्सो नोन टू रियर पश्मीना गोट्स। पश्मीना शॉल जो बनती है ना वो गोट से बनती है, शीप से नहीं बनती है, ठीक है। तो ये भी एक एडेड इंफॉर्मेशन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए ये है ना थिएटर है और स्टेट दिया गया है, तो
भावना जो है वो आसाम का फोक थिएटर है, दैट्स ए फैक्ट। और इसमें वैष्णविज्म का ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसके जो प्रोपोनेंट थे नाम है शंकर देव। शंकर देव जो थे वो आसाम में वैष्णविज्म को जाकर के भरण पोषण पालन किया और फैलाया, ठीक है। और शंकर देव का संबंध मजोली आइलैंड से भी है, ठीक है। भावई गुजरात का है, रामन उत्तराखंड का है, भांड पत्थर कहां का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। भांड पत्थर में बैलेड, प्रोज, पोएट्री, ठीक है, थिएटर चारों मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर को इस बार दर्शाया भी जा रहा है G20 के तहत, ठीक है। वहां पे G20 की एक मीटिंग भी है श्रीनगर में। सो ए पॉसिबल क्वेश्चन मे कम अप रिलेटेड टू कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक और फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर का, उसका नाम है रॉफ डांस, ठीक है। सो विद दिस आई वुड से दैट वी आर कंक्लूडिंग दिस 10 क्वेश्चंस. I would request you guys to download our app where you can find sufficient amount of different topics freely available. Plus you can comment, like and subscribe us on YouTube. हमारे साथ बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद.